जी हाँ, जिक्र लगातार हो रहा है मिशन 2047 का। इसके अलावा जोर किस पर है? 400 प्लस की गारंटी पर जोर दिया जा रहा है। 400 प्लस का वादा किया जा रहा है। इतनी सीटें इस बार मांगी जा रही हैं मौजूदा सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और यहां तक कि मोदी 3.0 के पहले 100 दिन के कार्यकाल में करना क्या है, उसकी भी प्लानिंग शुरू हो गई है। और दूसरी तरफ विपक्ष की बड़ी प्लानिंग। आज इन तमाम मुद्दों पर होगी बात। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि वसंतानी भी मौजूद हैं। देश चुनावी मोड़ में आ गया है और इसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कर दी है। पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतरने से पहले जीत का मंत्र दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को कैबिनेट मीटिंग हुई। मोदी कैबिनेट की यह आखिरी बैठक थी। इसमें पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के पहले एक सीधा संदेश दिया है। मंत्रियों से कहा, जाइए जीत कर आइए, हम जल्दी मिलेंगे। 9 घंटे से ज्यादा चली इस मीटिंग में 2024 के साथ साथ विकसित भारत का भी एजेंडा सेट हो गया। लेकिन एक तरफ जहां चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत और जीत का मंत्र दिया, तो राहुल गांधी ने बेरोजगारी वाला प्रहार तक चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री भी करा दी। और इसी पर ही आज बड़ी बहस होगी। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, मंत्री परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की नसीहत सामने आई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि योजनाओं पर बात करें, सोच समझ कर बोलें। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विवादित बयानों से बचें। मंत्री परिषद की बैठक 9 घंटे से ज्यादा चली और इसमें एक बड़ा मंत्र प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया कि विवादित बयानों से बचें और सिर्फ काम पर ध्यान दें। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने मंत्रियों को जो नसीहत दी गई है, जो मूल मंत्र दिया है गया है चुनाव जीतने के लिए, वो अपने आप में बहुत अहम है। और मोदी के मिशन 400 की बात हो रही है। जीत के 5 मंत्र ये आपके सामने रहे। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाएं। आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनावी रैलियां करते हैं तो भी इस बात का जिक्र करते हैं। 10 साल के काम का प्रचार करें, जो सरकार का कामकाज रहा है, जो योजनाएं रही हैं उसका प्रचार करें। योजनाओं पर बोलें, विवाद पर नहीं। ये बड़ी बात है। विवादित बयानों से बचने की नसीहत दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेताओं को। जी हाँ, जो चौथा मंत्र दिया, बोलने में परहेज करें, सोच समझ कर बोलें, ये बहुत बड़ी बात की है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो मंत्र सामने आया। और जीत के लिए जो 5वां मंत्र दिया गया, विकसित भारत 2047 और 100 दिन का रोड मैप बताएं। ये 2 बड़े एजेंडे और ऑब्जेक्टिव सामने आए हैं प्रधानमंत्री मोदी के मंत्र से निकलकर। और देखिए, तीसरी पारी और बड़ी तैयारी, यानी मोदी सरकार 3.0 की तैयारी के लिए जीत का मंत्र प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दिया गया। क्या कुछ कहा गया आपको बताते हैं। तीसरे कार्यकाल के 100 दिन की प्लानिंग हुई है मंत्री परिषद की बैठक में। 5 साल की योजनाओं पर महामंथन हुआ है कि जो 5 साल की योजनाएं चल रही हैं उसको लोगों तक पहुंचाना। 2047 विकसित भारत के ब्लूप्रिंट पर भी चर्चा हुई है। जी हाँ, इसके अलावा उम्मीद, लक्ष्य और एक्शन प्लान भी तय कर दिए गए हैं। यानी करना क्या है ये बहुत हद तक इस मीटिंग में साफ कर दिया गया है। बहुत क्लियर कट निर्देश अपने नेताओं, अपने मंत्रियों को देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। आज 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारी चर्चा का हिस्सा हैं। राजेश जोशी जी, स्वागत है आपका। रामकृपाल सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। सुभ्रांश कुमार राय हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, वो भी थोड़ी देर में आपके सामने होंगे। लेकिन रामकृपाल जी, पहला सवाल आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक लंबी मैराथन मीटिंग अपने मंत्रियों के साथ, और उसमें दिशा निर्देश जो दिए गए हैं वो ये कि आपको 10 साल में सरकार ने काम क्या किया, योजनाएं क्या लागू की गई, उसका लोगों को फायदा कैसे मिला, ये बताना है। विवादित बयानों से बचना है, विवाद से बचना है। ये क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है आपके हिसाब से? देखिए, इतना ही नहीं कहा गया। मोदी जी ने जो कल की बैठक थी उसमें 2024 नहीं बल्कि 24 साल आगे जो सबसे बड़ी लकीर थी, जिस पर कल, जिसको कहते हैं ना, जो हेडलाइन थी वो 24 साल आगे की, यानी विकसित भारत। उस विकसित भारत में 2024 तक की प्रगति अपने आप में उसकी समीक्षा होगी कि अभी तक 10 सालों में हमने क्या किया है। लेकिन 2047 का जो लक्ष्य रखा है
जब उसको आप क्वांटिफाई करेंगे तो आज तक कितना हासिल किया है और आगे की रणनीति क्या है। जैसे सारे मंत्रियों को उन्होंने ये भी कहा, सेक्रेटरीज को भी, कि अगले 100 दिन का आप खाका बताइए कि अगले 100 दिन में क्या करने जा रहे हैं। यानी रिजल्ट मई में आएगा, सरकार बनेगी, तो आपको इंतजार नहीं करना है, पहले से आप तैयारी रखिए। तो देखिए, मैं हमेशा एक बात को कहता हूँ, वही पार्टी सफलता प्राप्त करती है जो पॉजिटिव नैरेटिव देती है, इतना बड़ा लक्ष्य रखती है कि जिसमें छोटे लक्ष्य समाहित हो जाएं। मोदी किसी को हराने की बात नहीं कर रहे हैं, मोदी कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं और एक भी दिन काम रुकना नहीं चाहिए, बड़ी बात आप कह रहे हैं, समीक्षा होनी चाहिए। जी रामकृपाल जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि यानी बीजेपी ने अपनी लकीर को बड़ा कर दिया है और उन्होंने काम पर फोकस किया है कि काम क्या करना है और कैसे 100 दिन का एजेंडा बनाना है, प्लानिंग क्या है चुनाव के जीतने तक या चुनाव के आगे की रणनीति जीतने के बाद की 3.0 की सरकार भी बात हो रही है। सुब्रांश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, क्या इस बार बेरोजगारी का मुद्दा लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने तो बेरोजगारी के मुद्दे पर चोट की है और कहा है कि पाकिस्तान से ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। पाकिस्तान की क्यों एंट्री करा रहे हैं आप? देश की बात करिए ना। चलिए, बड़ा ताज्जुब होता है कि पाकिस्तान शब्द से आपने एंट्री का जिक्र किया, वरना आज के डेट में तो हमारे संस्थानों को हिंदू और मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। खैर, आते हैं रोजगार के विषय में। निधि जी, लगभग 9 करोड़ युवा ग्रेजुएट इस देश में बेरोजगार है। 9 करोड़ लगभग। जिस देश में 9 करोड़ ग्रेजुएट बेरोजगार हो, वहां अगर 2047, 2057 और 3047 का आप रोड मैप बना रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का रोड मैप अब एक जुमला बन के रह गया है। जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बनकर आए थे, इन्होंने अपने सारे सांसदों को एक एक गांव गोद लेने के लिए कहा हुआ था। वो गोद लिए हुए गांव गोद से बाहर निकल कर नहीं आए, ये आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं। और जिस देश का 9 करोड़ से ज्यादा लगभग युवा अगर बेरोजगार हो, उस देश में कल्पना की और भविष्य के प्लान की जो खुली आंखों से देखे जाए, उसका कोई महत्व नहीं है। नहीं सुब्रांश, आप ये बात बहुत हद तक ठीक कर रहे हैं कि भाई बेरोजगारी एक समस्या तो है सुब्रांश जी, लेकिन यहां पर हम क्या बात कर रहे थे? मीटिंग में क्या हुआ? 2047 का एजेंडा सेट करने की कोशिश की गई, विकसित भारत का सपना देखा जा रहा है, 7% ग्रोथ को बढ़ाकर 10% करने की बात की जा रही है, ग्लोबल ट्रेड बढ़ाने की बात की जा रही है। तो ये बड़ी आकांक्षाएं तो मन में होनी चाहिए, उन उम्मीदों को पूरा करने का संबल होना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? समीर जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम सपने सही दिशा में देख रहे हैं। हाँ। लेकिन हमारा वर्तमान इतना अंधकार में क्यों हो रहा है? 9 करोड़ से ज्यादा इस देश में ग्रेजुएट बेरोजगार है, उसके विषय में प्रधानमंत्री कभी बोलेंगे? आप खुशकिस्मत है समीर अब्बास की आपके पास नौकरी है, वरना फिल्म सिटी में मैं 100 से ज्यादा नाम उंगलियों पे गिरा दूंगा बेरोजगारों की। एक बार जो बेरोजगार हो जाता है उसकी जिंदगी में सुब्रांश जी, ये तो वो बात हो गई कि आप सपने तो देखना चाहते हैं। सुब्रांश जी, भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने अपनी बात रखी। सुब्रांश जी, फिर ये तो वही बात हो गई कि आप सपने देखना चाहते हैं लेकिन ग्राउंड जीरो पर साकार नहीं करना चाहते। बात तो ग्राउंड जीरो की हो रही है कि जाएंगे किन मुद्दों को लेकर, लोग कैसे बीजेपी को, आप बोल रहे हैं बीजेपी को हराएंगे, तो उसके लिए तैयारी क्या है? बीजेपी के सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोक्स पर्सन। सिद्धार्थ जी, एक बड़ी लकीर खींच दी है बीजेपी ने और साफ तौर पर ये बताने की कोशिश है, एक तरह से देखिए चुनाव जो होता है वो प्रतिस्पर्धा होता है, लेकिन आपने विपक्ष को बता दिया है कि हम लोगों के बीच जाएंगे, काम को लेकर तरजीह देंगे, योजनाओं पर बात करेंगे और 100 दिन का प्लान बनाएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अभी प्रवक्ता कह रहे थे कि वर्तमान में इतना अंधेरा क्यों है। अरे वर्तमान तो उजाले वाला है, अंधेरा तो अतीत में था जिसको पीछे छोड़ करके आए हैं। उस अतीत के उस अंधेरे के कारण ही तो इतना समय लग गया भारत को आगे बढ़ने में। और आपके नेता को ये बात कहां से समझ में आएगी? जिसको एमआरपी एमएसपी का फर्क नहीं पता, मतलब वो गाड़ी पर खड़े होकर के कह रहे हैं बोतल पर जो लिखा होता है प्राइस वो होता है कि उससे कम वो नहीं बिक सकती, पानी की बोतल पे वो लिखा होता है। अरे वो एमएसपी अलग होती है, एमआरपी अलग होती है। जो 55 साल में ये नहीं समझ पाया, 20-25 साल के राजनीतिक करियर में ये नहीं समझ पाया, वो क्या देश के लिए प्लान बना लेगा, क्या देश के लिए विजन रख लेगा और क्या ही देश के लिए काम। लेकिन सिद्धार्थ जी, वो ये जरूर कहते हैं कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी दे देंगे अगर सरकार आई तो।
मैं वही तो कह रहा हूं आपको समीर जी, जिनको पता ही नहीं मतलब क्या है एमएसपी और एमआरपी का, वो क्या ही गारंटी दे देंगे, वो क्या ही पॉलिसी बना देंगे उस पर। एक इतनी बेसिक सी बात है, आप 6th क्लास के बच्चे से जाकर पूछेंगे तो वो भी बता देगा कि एमआरपी ये होता है, एमएसपी ये होता है, पर राहुल जी को नहीं पता, इसलिए तो आज तक भी वो युवा है। ये लोग कभी उनको क्या ही दिख पा रहे कि बड़े हो गए हैं, क्योंकि बातें वो बचकानी करेंगे तो कौन उनको कहेगा। पर मैं एक महत्वपूर्ण बात पे आता हूं, आज अगर देश का एक नेता, विपक्ष का एक नेता ये कह दे कि देश में पाकिस्तान से ज्यादा बेरोजगारी हो गई है, वो किस आधार पर कह रहे हैं? कौन सा डेटा है वो? हमारा तो जो पीरियोडिक लेबर फोर्स का सर्वे होता है उसमें तो ऐसा नहीं है। नहीं, वो उसके यूथ हिसाब से के तो हमारा आधार पर कह रहे हैं। 2022-23 में 3.2% था और उनका तो बहुत ज्यादा था। जो वर्ल्ड बैंक का भी डेटा आया उसमें 2022 में पाकिस्तान का 5.6% था और इंडिया का 4.8% था। पर भारत को दुनिया में नीचा दिखाना इन लोगों की सिद्धार्थ जी आदत हो उसके चुकी है। आगे बात करेंगे, लेकिन वो यूथ की बात की उन्होंने। राहुल गांधी का अगर आप बयान सुनेंगे तो उसमें उन्होंने कहा कि 23% जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है इंडिया में, भारत में, और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो 12% है। मैं अभी आगे इस पर चर्चा करना है। राजेश जी, मैं आपके पास जल्दी से आ रही हूँ, एक छोटा सा कमेंट, फिर ब्रेकिंग न्यूज़ है, राहुल गांधी पर ही फिर चर्चा करेंगे। राजेश जी, आपको क्या लगता है अब जो यहाँ पर खाका तैयार किया है, रोड मैप तैयार किया है 400+ सीटों का, विपक्ष की रणनीति देखने वाली होगी कि वो कैसे इस पर कॉम्पीट करता है? नहीं, विपक्ष तो इस वक्त जो है, अगर आप तुलना करें भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए से, इंडिया ब्लॉक की, तो उनकी तैयारी कहीं सामने नजर नहीं आती है। बहुत स्पष्ट है और सबको दिखना भी चाहिए और दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की, नड्डा जी की और अमित शाह की तैयारी बहुत साफ साफ नजर आती है। दूसरी बात एक उनकी सबसे महत्वपूर्ण ये है जो उनको आगे दिखाती है, वो नरेंद्र मोदी सपने देखने और दिखाने में उनकी एक्सपर्टीज है। वो कितने रियलाइज होते हैं, कितने नहीं होते हैं, वो बात की बात है। लेकिन जब दुनिया 2047 के भारत की तरफ देखेगी तो नरेंद्र मोदी का क्या रोड मैप है उस पर नजर जाएगी। अब 2047 में क्या हुआ किसी को नहीं मालूम, लेकिन लोग सपने देखना शुरू कर देंगे कि 2047 में नरेंद्र मोदी जी चाहेंगे तो भारत विकसित देश हो जाएगा। 2022 में सबको किसानों की डबल इनकम होनी थी, सबको छत मिलनी थी, मकान मिलने थे, वो चीजें भुला दी गई हैं। 2014 में अच्छे दिन आने वाले थे, क्या अच्छे दिन आए नहीं आए, वो सब चीजें थोड़ा किनारे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात उनकी यह है कि अब उनको ये विश्वास है कि जो भी वो कहेंगे या करेंगे उसमें चुनौती उनको नहीं मिलने वाली है, चाहे वो पार्टी के भीतर हो या पार्टी के बाहर हो। बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को ऐसा क्या राजेश जी इस वजह से है कि 10 साल में, पिछले 10 साल में सरकार ने बहुत कुछ डिलीवर करके भी दिया है? जाहिर सी बात है, 370 जो है वो सबसे बड़ा डिलीवरी, जो 370 का जो आंकड़ा दे रहे हो कि इस बार 370 बीजेपी को मिलेंगे, तो वो एक तो सिंबॉलिक मीनिंग है। ठीक है राजेश जी, मैं आता हूं आपके पास, क्योंकि राहुल गांधी का बार बार जिक्र हो रहा है, इसलिए राहुल गांधी ने एग्जैक्टली कहा क्या है वो भी जरा अपने दर्शकों के सामने रख दें। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है, सरकार की नीयत पर वो सवाल उठा रहे हैं। कहते हैं रोजगार देने की नीयत ही नहीं है सरकार की। 78 विभागों में 9,64,000 पद खाली हैं। ये राहुल गांधी ने बड़ा आंकड़ा सामने रखा है। खाली पदों पर कुंडली मारकर बैठी है सरकार। वो ये आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि बेरोजगारी कितनी बढ़ती जा रही है इस देश में। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी है। यहां पे 23% है युवाओं की, वहां पे 12%। तो तकरीबन दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। बांग्लादेश से ज्यादा है, भूटान से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सब को खत्म कर दिया। कैसे? जीएसटी और नोटबंदी से। तो इससे भयंकर बेरोजगारी फैली है। तो राहुल गांधी को आपने सुना, उन्होंने क्या कहा इस पूरे मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर। भूटान का भी नाम लिया, बांग्लादेश का भी नाम लिया, पाकिस्तान का भी नाम लिया। सिद्धार्थ यादव जी, आपका काउंटर जवाब कैसे होगा? बेरोजगारी दर बढ़ तो रही है और फरवरी 2024 में भी पूरी कुल मिलाकर 8% तक है, बढ़ गई है। तो कैसे आप बीट करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है समाज में बेरोजगारी। देखिए, आप 8% कह रहे हैं, राहुल जी 22% कह रहे हैं। राहुल जी का जाकर आंकड़ा पूछना चाहिए कि क्या है। नहीं, और मैं अगर आप मुझे गंभीरता से, देखिए, कई पैमाने होते हैं बेरोजगारी दर को नापने के,
मैं ओवरऑल कह रही हूँ, उसमें फिर लेबर बेरोजगारी भी आती है, बहुत सारे पैमाने होते हैं, लेकिन ओवरऑल आंकड़ा बता रही हूं मैं आपको। राहुल गांधी ने यूथ को लेकर कहा, राहुल गांधी, आपका आंकड़ा ठीक था। आप मुझे 1 मिनट का अवसर देंगे तो मैं पूरा जवाब दे पाऊंगा कि राहुल जी कौन सा आंकड़ा कहते हैं। राहुल जी तो कहते हैं कि 15 साल से ऊपर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, 15 साल से ऊपर कितने लोगों के पास नौकरी है, उनका एक आंकड़ा तय किया जाना चाहिए। वेस्ट में एक बहुत बड़ा कल्चर है कि पढ़ाई करते करते आपको पार्ट टाइम जॉब्स करने का कल्चर है। भारत में तो नहीं है। भारत में जो कॉलेज में ग्रेजुएशन में पढ़ रहा है स्टूडेंट, वो तो कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं कर रहा। अगर आप उस पढ़ने वाले युवा को भी बेरोजगार मान लेंगे तो आप 22% पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि राहुल जी का बेरोजगारी वही है। राहुल ये, और मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, आप जाकर के इसको रिकंफर्म करिएगा। और इसीलिए जब देश के इतिहास में एक दशक में जितने लोग आज तक हमारे पीएफ अकाउंट होल्डर्स थे, उतने ही लोग डबल हो गए एक दशक के अंदर, 24 करोड़ के लगभग। उसको रोजगार नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? मात्र डिजिटल सेक्टर में 6.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। इतना तो पाकिस्तान में युवा भी नहीं है जितना हमारे डिजिटल सेक्टर में। लेकिन ये जो पाकिस्तान से तुलना की है राहुल गांधी ने, सिद्धार्थ जी, ये एक बड़ा राजनीतिक विवाद का विषय भी बनता नजर आ रहा है। बीजेपी इस पर हमलावर नजर आ रही है। पाकिस्तान से तुलना क्यों की राहुल गांधी ने? ये एक बड़ा मौजूद सवाल है। पाकिस्तान की बेरोजगारी की भारत से तुलना क्यों की गई? ये आंकड़े देखिए। राहुल गांधी दावा करते हैं भारत में बेरोजगारी 23% तक पहुंच गई है। एनएसएसओ का जो दावा है उसमें बेरोजगारी दर 3.2%, 3.2% बताई गई है। एक बड़ा डिफरेंस सीधे तौर पर नजर आता है। अब पाकिस्तान में बेरोजगारी के आप आंकड़े देखिए, 12% हैं। एनएसएसओ का दावा है कि पुरुष बेरोजगारी जो है वो 3.3% है। हमारे यहां पाकिस्तान में बेरोजगारी 12%। और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई इसी आधार पर जो आंकड़े उन्होंने बताए पाकिस्तान के, कि हमारे यहां बेरोजगारी जो दर है वो डबल है। महिला बेरोजगारी 2.9% है। एक तरफ एनएसएसओ का दावा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी का दावा। 6 साल के निचले स्तर पर बेरोजगारी है, ये एनएसएसओ की तरफ से दावा किया गया। जी हाँ, और ये जो आंकड़ा है दरअसल समीर, ये जुलाई 2022 से लेकर जून 2023 का है, जो नेशनल सैंपल सर्वे है उसकी रिपोर्ट के आधार पर। राहुल गांधी ये क्लेम करते हैं, ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान में बेरोजगारी 12% है, लेकिन एनएसएसओ की तरफ से जो क्लेम किया गया 6 साल के निचले स्तर पर बेरोजगारी है। सुब्रांश जी, फिर आप इस तर्क को कैसे आगे बढ़ाएंगे? अभी तक आंकड़ों में उलझे हुए हैं, क्योंकि जो सर्वे सैंपल सर्वे रिपोर्ट है, ये जो उसका आधार है, हमने वही आपको दिखा दिया। अब इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए निधि, आंकड़े ही तो नरेंद्र मोदी जी की बाजीगरी है। आप नोएडा बैठी, अभी चले जाइए उठ के जंतर मंतर, वहां आपको बेरोजगार बैठे नजर आएंगे। पाकिस्तान से क्यों तुलना कर रहे हैं? निधि अगर बोलने नहीं देंगे, एक मूल सवाल ये है, मेरे सवाल के साथ ही ये एक्सटेंशन है कि आप पाकिस्तान से तुलना क्यों कर रहे हैं? निधि प्लीज, मैं भी तो कुछ बोलने हैं, मुझे बोलने दीजिए। आपने सुना लिया, अब मेरी बारी है। आप नोएडा बैठिए, नोएडा से लखनऊ चले जाइए, वहां रोज बेरोजगारों को उत्तर प्रदेश सरकार इनाम दे रही है। आपके टीवी चैनल पे दिखाया जाता है कि आज बेरोजगारों के ऊपर लाठियां बरसाई गई। सवाल उनको छोड़िए, आप अपने घर को देखिए, जिस फिल्म सिटी में आप बैठी हुई है, फिल्म सिटी की बेरोजगारी देख लीजिए, आपको सारे डाटे और सारे आंकड़े एक साथ स्पष्ट और साफ नजर आ जाएंगे। तो फिल्म सिटी में रोजगार भी है, होता मैडम, भविष्य ठीक है ना? आपने अगर फिल्म सिटी की बात की, आपने निधि प्लीज, लेकिन वर्तमान जहां अच्छे दिनों का वादा करके अच्छे दिन नहीं आए, महिला उत्थान और महिला सशक्तिकरण की बात करके बेटियों पे अन्याय हो रहा है, प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, मुद्दे पर ही रहते हैं, मुद्दे पर ही रहते हैं। सिद्धार्थ जी, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, इसी पर रहते हैं। और जो सुब्रांश जिक्र कर रहे हैं कि भाई आंकड़ों के साथ बाजीगरी की जा रही, एनएसएसओ का डेटा जो है वो एक तरफ है, वो उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। बेरोजगारी ज्यादा, उसे छुपाने की कोशिश कर रही है सरकार, ये उनका आरोप है। जवाब दें। ठीक है, कोई बात नहीं। आप कुछ भी, अरे सुनिए ना, अरे सुब्रांश एक मिनट, जवाब सुनिए जी। आप जनता के बीच में जाइए और जनता, अगर बेरोजगारी का मुद्दा आपके लिए गंभीर है सुब्रांश, तो जवाब ले लीजिए जी। सिद्धार्थ जी, अब सुन भी लीजिए सुब्रांश जी, अब सच का सामना भी करिए। आपको करनी है बात, बिल्कुल करिए। आप जनता के बीच में जाइए, जनता आपको जवाब देगी ना। अरे इस देश में 350 स्टार्टअप थे 2014 में, आज 1.5 लाख हैं। 100 से ऊपर यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न समझते हैं $1 बिलियन कंपनी, पहले 6 थी, आज 107 है। ये अगर जनता को नहीं दिख रहा है, देश के युवाओं को नहीं दिख रहा, ये अवसर देश के युवाओं को नहीं दिख रहे, तो वो जवाब देंगे। पर वो बार बार आपको चुनावों में जनता अपना मैंडेट बताती है, पर
आप वास्तव में बाजीगरी करके, झूठ बोलकर और अपने पाकिस्तान के ऑब्सेशन अरे से भैया, कि देश को आपकी कैसे बात नीचे की दिखाया बात जाए। है। हम विदेश में जाकर के बैठेंगे तो देश को नीचे दिखाएंगे, हम देश के अंदर बैठेंगे तो देश को नीचे दिखाएंगे। हम कहेंगे नहीं वहां तो ऐसा है, वहां तो अरे बांग्लादेश बिल्कुल जाना चाहिए सुधांश जी, फिर रोटी नहीं मिल रही, ठीक है, हमारे साथ वहां पे मंच पर लोग भूखे मरे जा रामकृपाल रहे जी भी हैं, वहां पे हैं। आप सिद्धार्थ जी एक सेकंड, सुधांश जी एक सेकंड, रामकृपाल जी मैं एक प्रतिक्रिया रामकृपाल जी से ले लूं, उसके बाद आती हूं आपके पास। आपके पास कोई जवाब नहीं है। सुधांश जी, आपने कहा कि बेरोजगारी के मुद्दे पर लेकर जनता के बीच जाएंगे, यानी एक बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस इसे मान रही है, ये बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी के मुद्दे पर आप अटैक करेंगे बीजेपी को। और रामकृपाल जी मैं आपके पास आ रही हूं, बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा है निश्चित तौर पर, क्योंकि ये एक मूल आधार होता है आर्थिक और सामाजिक प्रतिक्रिया को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी बार बार न्याय की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी तक सरकार में अन्याय हो रहा है, हम न्याय की खोज में हैं। देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि जब आपके पास आपका दिमाग बिल्कुल तरह क्लियर नहीं होता ना, तो वो छायावाद की तरह बात की जाती है। राजनीति जो है वो एब्स्ट्रैक्ट का मीडियम नहीं है, अमूर्तता यहाँ नहीं चलती। मैं एक तुलना कर रहा हूँ राहुल गांधी और मोदी जी की। मोदी जी ने कहा 370 सीटें हमें चाहिए, तो बाकायदा उन्होंने उसको क्वांटिफाई किया कि ये लक्ष्य आप कैसे अचीव करेंगे। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना है, एक लक्ष्य दिया। राहुल जी पिछले 10 साल से भारत का ये डायग्नोसिस कर रहे हैं, इस देश की तमाम बीमारियां उन्होंने बता दी। 10 साल में एक बार भी नहीं बताया कि इसका इलाज क्या है। आप देखिए अभी जैसा वो कह रहे थे, मुझे लगता है राहुल जी और कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता पाकिस्तान टीवी न देखते हों, लेकिन हिंदुस्तान के टेलीविज़न में जब पाकिस्तान के लोग जो वहाँ रिएक्ट करते हैं, जो कह रहे हैं, अगर वही देख लेते, इतना खुशहाल पाकिस्तान है कि वहाँ की जनता कह रही है कि हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए जी। वहाँ जनता जिस तरह त्राहि त्राहि कर रही है, एक ने कहा कि हिंदुस्तान चांद पे पहुँच गया है, तो एक पाकिस्तानी ने कहा कि हम तो चांद पे ही खड़े हैं, क्योंकि यहाँ जब कुछ भी नहीं है, सब चांदी दिख रहा है, अंधेरा ही अंधेरा है। तो आप कृपया, मैं एक बात कह रहा हूं कि शायद राहुल जी को एक बात ध्यान नहीं दिलाई है, उत्तर प्रदेश की आबादी और पाकिस्तान की आबादी बराबर है। आपको पता है उत्तर प्रदेश को सिर्फ एक डीजी चलाता है जी। पाकिस्तान में कितने प्रांत हैं और कितने डीजी हैं? सही बात है, इसलिए क्या इसलिए ये तुलना आप कर रहे हो इसलिए भाई? तुलना बेमानी नजर आती है। लेकिन राजेश जोशी जी, अगर हम मूल मुद्दे की बात करें, बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन क्या ऑपोजिशन की सारी पार्टियां इंडिया गठबंधन के बैनर तले देश की जनता को, वोटर्स को यह भरोसा दिला पाने में सक्षम नजर आती हैं कि भाई अगर मोदी नहीं तो हम हैं, हम इन सारी मुसीबतों से पार पाएंगे, देश को आगे ले जाएंगे? यह भरोसा क्या दूसरी तरफ दिखता है? क्योंकि अल्टीमेटली खेल तो भरोसे का ही है। देखिए, आपका जो सवाल है उसमें ही जवाब अंतर्निहित है कि ये ऐसा विपक्षी पार्टियां भरोसा दिलाने में कामयाब इस वक्त नहीं हो पा रही हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि हमारा देश जो है ना, चाहे वो एनडीए की सरकार रही हो, चाहे मेरी पूरी थोड़ी सी बात होने दीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जी जी बिल्कुल। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, CWG गेम्स हुए थे, हम अपनी गरीबी को, जो भी फटेहाली है, जो भी गड़बड़ चीजें, उनको जी। राजेश जी, आपकी आवाज जो है वो बहुत गलत टाइम पर कट गई, मैं तो ये कहूंगा। सुब्रांश जी जवाब देना चाहेंगे इसका? नहीं, एक मिनट मुझे पहले बात करनी जी। राजेश जी आगे आपका ऑडियो चला गया था, राजेश जी कंप्लीट करें। जी। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी जो मुल्क है उसमें, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, गरीबी को छुपाने में हम लोग माहिर हैं। अब के आंकड़े बता रहे हैं कि 5% गरीब बचे हैं और बाकी गरीब नहीं रहे हैं। तो अगर 5% गरीब रहे हैं इस मुल्क में, बाकी गरीब नहीं है, तो 90 करोड़ परिवारों को मुफ्त का राशन देने की कोई जरूरत नहीं है। अभी रिपोर्ट आई कि गरीबी कम हो रही है राजेश जी,
ऐसी वही मैं रिपोर्ट- कह रहा हूँ, जी। वही 5%, वही तो रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट है वो, कि 5% गरीब रह गए, बस बाकी सब नहीं हुए हैं। अगर 5%, मेरी बात वही है, 5% अगर गरीब इस मुल्क में रहे हैं, खुशहाल मुल्क अगर ये है, तो 90 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की क्या जरूरत है? ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल है। लेकिन जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, CWG जब हुआ था, तब भी अपने पैबंद पर हमने जो है, हम अपने जो अंधेरे कोने थे उन पर पैबंद लगाए थे। हम अपनी गरीबी, अपनी बदहाली छुपाने में माहिर हैं, आंकड़ों के जरिए या पोस्टर लगा के या चमकीली फिल्मों के जवाब जरिए। ले लेते हैं। इतना कह रहा हूं। जी सिद्धार्थ जी, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो बहुत स्पष्ट समझना चाहिए कि अगर ये हमारी सरकार देश में 80 करोड़ लोगों को राशन देती है तो वो गरीबी के कारण नहीं है, वो इसलिए देती है कि सरकार आपको राशन दे रही है, जो पैसा आप उस राशन पे लगाते आप उसको अपनी अन्य सुविधाओं पे लगाओ, आप उस पैसे का इस्तेमाल करके रोजगार का सृजन करो, आप उस पैसे का इस्तेमाल करके पढ़ाई में आप लगाओ। हम स्वास्थ्य आपको दे रहे हैं, शिक्षा आपको मुफ्त दे रहे हैं, राशन आपको दे रहे हैं, ताकि जो भी आप कमाई करें उससे आप अपने अन्य संसाधनों को जुटा सके। पर उसको बार बार इस पे प्रहार करना कि राशन दे रहे हैं मतलब ये भूखे हैं, राशन दे रहे हैं मतलब ये गरीबी है, ये भारत की गुलामी वाली मानसिकता के ही कारण है। क्योंकि आज से पहले तो उसी को दिया गया जो भूखा बार-बार था, होगा, उसी को दिया गया जो सवाल बिल्कुल किए गरीब था। जाएंगे। आज ऐसा नहीं है। और आप जिस नहीं, लेकिन 5% सिद्धार्थ की जी, बात जब कर रहे हैं, दूसरी वो भी तो- पार्टियां, सिद्धार्थ जी, जब दूसरी पार्टियां मुफ्त बिजली, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, मुफ्त परिवहन, इस तरह का वादा करते हैं, तब तो आप उन्हें कहते हैं कि ये फ्री की लत लगा रहे हैं। नहीं, दोनों बातों में फर्क है। अगर आप किसी चीज का बिल्कुल फर्क इस्तेमाल नहीं है। करें, बिजली का, मैं आपको उसका भी फर्क बता देता हूं। अगर आप बिजली का इस्तेमाल करें और फिर आप ये कह दें कि नहीं नहीं बिजली का तो हम बिल नहीं आपको भरना, आप इस्तेमाल कितना भी करें, वो एक अलग बात है, इसलिए उसको फ्री भी कहा जाएगा। पर आपको जितना राशन खाने में आवश्यक है उतना एक मिनिमम राशन आपको दिया जाए। आप अन्य कोई लग्जरी लेना चाहे तो आप अपने पैसों से ले। लग्जरीज को फ्री करना और बेसिक नेसेसिटीज को सरकार की ओर से प्रोवाइड करने में यह फर्क है, और उसके पीछे के तो इंटेंशन यही तो वो सवाल पूछ रहे हैं ना कि भाई देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों की ऐसी हालत क्यों है, क्योंकि कि आपको उन्हें फ्री का अनाज देना पड़ रहा है, फ्री का राशन देना पड़ रहा है, यही उनका सवाल। उनकी हालत नहीं है ऐसी। अरे किसी को दिया जाएगा, देख कौन सी गुलामी की मानसिकता है कि उसकी हालत है इसीलिए दिया जाएगा। क्योंकि आज से पहले सरकारें कभी सोच ही नहीं पाती थी कि किसको जरूरत या किसी की हालत ऐसी ना हो तो उसको ना दिया जाए। उनको दिया जा रहा है ताकि वो अपने धन राशि को बचा सुब्रांश जी कुछ कहना चाह रहे उसको वो अन्य चीजों में बताइए इस्तेमाल कर सुब्रांश, दिक्कत क्या है फिर? देखिए, इनका तार्किक आंकड़ा बड़ा विचित्र है। वो गरीब भी नहीं है और हम छाती पीटकर नरेंद्र मोदी जी ऐसे ऐसे कहते हैं इस देश के गरीबों को 5 किलो राशन अगले 5 साल तक और कंटिन्यू किया जाएगा। 5% की आप बात कर रहे थे, वो आंकड़ा महागुप्त का है, उसकी बात कर रहे सुनिए हैं। भाई साहब, आपको दो अरे आप काम कहाँ दिया सुन रहे थे जब आपकी बारी थी? तो कंप्लीट कर लेने आपको अपना दीजिए। if you get the taste of your own medicine आपको बड़ा खराब लग गया, तब से आप बोलना चाह रहे थे, तब बात नहीं बनी थी। सुनिए, अरे सिद्धार्थ सुनिए, प्रभु ने आपको 2 कान दिया। 2 कान का मतलब होता है ज्यादा सुनिए। अरे मेरे को एक वाणी भी दी है, जब मैं बोल पा रहा था तब, जब मैं बोल रहा था तब आपको भी तो 2 कान दिए थे। सुनो। नहीं, अभी कैसे मजा आ रहा है ना आपको? ठीक है, अच्छा आपकी बारी में कोई बोल सिद्धार्थ जी, रहा है देखिए तो- वक्त कम है, सुब्रांश जल्दी से जी। या तो ये नरेंद्र मोदी जी इनको के साथ जरूरत है कि सहमत 2 दिन नहीं का है। मिलने की। अरे सर सुन तो लीजिए, अब मान्यवर सुनिए। बोलिए। विकास अगली बार का मत करिएगा जो ऐसी गलती, पैमाना सब आपने सुनेंगे। 2014 में झूठे जुमलों के द्वारा देश को दिया, ना इस देश में हर साल 2 करोड़ नौकरियां आई, ना ये देश अरे यार, अपना कोई ये इकोनॉमी पे गया, अपनी ये इस ना रील को देश आगे में बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे? ये अटक गई है आपकी सीढ़ी। सुनिए, जब इस देश के बैंक के संस्थान आपस में बंद होते हैं तो समझ लीजिए कि फाइनेंशियल व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि आपने चंद लोगों को ठीक है, अमीर चलिए बनाया मुद्दे पर आते और हैं। हिंदुस्तान बेरोजगारी के मुद्दा है। आप जिक्र कर रहे हो, नहीं देखिए, इतना अगर सुब्रांश जी एक लाइन अगर अगर आप- बेरोजगारी के मुद्दे पर डंका पीट के इतना बड़ा बोला जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है, तो फिर बात उस पर भी करनी चाहिए। एक सेकंड, बेरोजगारी पे बात हो रही है, मुद्दा बेरोजगारी। रामकृपाल जी, आप निधि जी, एक लाइन में कहूंगा, अभी जो ये 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात है जी। याद कीजिए, अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में धन्यवाद प्रस्ताव मोदी जी ने इसको बहुत क्लियर किया था। मोदी जी ने यह कहा था कि 80 करोड़ को जो हम राशन दे रहे हैं सब गरीब नहीं हैं, इनमें से बहुत गरीबी से बाहर आ चुके हैं। लेकिन अगर कल को एक गरीब के परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो उसको जेवर बेचने पड़ते हैं। मैं नहीं चाहता कि दोबारा से वो गरीबी में जाए, इसलिए इस चीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। तो ये जो बहस हो रही है इसका मोदी जी ने संसद में बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया हुआ है। इसलिए 80 करोड़ को
राजेश जी, मानना गलत बात है। आप मानते हैं कि इस सोच के साथ अगर इस योजना को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है तो उसका दूरगामी परिणाम भी देखने को मिलेगा, गरीबी जो है वो कम होगी। अत्यधिक गरीब देखिए, जो नया डेटा जारी किया गया उसमें 12% से 3.4% हो गए, तो ये भी अपने आप में एक उपलब्धि तो है। बहुत संक्षेप में मैं अपना जवाब दूंगा, आप इसको सुनने की ताब रखिए कृपया। देखिए, नरेंद्र मोदी ने जो अभी रामकृपाल जी ने कहा, जिस तरह से विश्लेषण किया वो एक प्रधानमंत्री का विश्लेषण हो सकता है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है जी। लेकिन जो मैं पहले बात कह चुका हूं कि हम अपनी फटेहाली को छुपाने में माहिर होते हैं। हमें गरीब तब दिखते हैं जब पैंडेमिक में लॉकडाउन हो जाता है, सडन बंद हो जाते हैं ट्रांसपोर्ट और हजारों हजार किलोमीटर सिर पे पोटली रखे हुए गरीब चलते हैं सड़क पे, उस वक्त हमें गरीबी दिखती है। लाशें अगर नदियों में बहती हैं, फुटपाथ पर चिताएं जलाई जाती हैं, वो हमारे दिमाग से वाइप आउट हो जाता है। तो हम अच्छा अच्छा देखना चाहते हैं तो कोई नहीं रोकेगा आपको, सब कुछ अच्छा अच्छा ही है। बिल्कुल, लेकिन अच्छा अच्छा सब कुछ, उसकी आड़ में ये नहीं होना चाहिए कि जो मूल मुद्दे हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं, बेसिक इश्यूज हैं चुनावों में जाने के लिए, जैसा कि राहुल गांधी भी उठा रहे बेरोजगारी दर को लेकर कि 40 साल में सबसे हाईएस्ट है इंडिया में, तो ऐसे में बात होनी चाहिए, उस पर तर्क वितर्क होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम खास मेहमानों का।